हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये जो आपका क्लास 9th का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, तो आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर इवनिंग शिफ्ट का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन पेपर का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करा दिया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया था, तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने क्वेश्चन नंबर 20 तक का जो वीडियो है उसको आपने देख लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 और इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 21 को करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है और सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे आपके 2 मार्क्स के होंगे। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है ये आपका 2 मार्क्स का है। इसमें हमें बोला है गुणनखंड कीजिए, यानी कि फैक्टराइज करने के लिए हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इसे हम करते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रॉपर तरीके से करके समझाऊंगा। देखिए, हमें दिया हुआ है 28 ए की क्यूब बी माइनस 7 ए बी क्यूब। ठीक है, तो इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे, यानी कि इसका फैक्टर हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, इन दोनों में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले तो दोनों में से हम 7 कॉमन ले सकते हैं। इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। इसके अलावा ये देखिए ए क्यूब है, यहाँ पर ए है तो ए भी कॉमन आ जाएगा और दोनों में से बी कॉमन आ जाएगा। अब इसमें क्या बचा, तो इसमें हमारा 4a² बचा माइनस इसमें क्या बचा b²। ठीक है, अब इसमें हमारा एक आइडेंटिटी लग रहा है। कौन सा, हमें जैसे कि पता है कि a² माइनस b² वाला एक आइडेंटिटी होता है। इसके बराबर में होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी का इसमें अब हम यूज करेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले ये 7ab उतार दिया हमने। ये जो 4a² है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 2a का स्क्वायर लिख दिया माइनस ये b² को हम इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए ये a² माइनस b² के रूप में हमने इसको लिख दिया। अब हम इस फॉर्म में इसे लिख देंगे। तो सबसे पहले ये 7ab ये हमारा इस फॉर्म में है। अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले a प्लस बी है तो a हमारा 2a है प्लस b हमारा b ही है, फिर a माइनस बी यानी कि 2a माइनस बी। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि ये हमने फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। इसमें बोला है एक चतुर्भुज ABCD में AD बराबर AB तथा विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADC सर्वांगसम है त्रिभुज ABC के, यानी कि ये हमें चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है और इसमें हमें ये AD और ये AB बराबर दिया हुआ है। इसके अलावा ये जो AC विकर्ण है ये इस कोण A को समद्विभाजित करता है। तो इसीलिए ये इतना कोण और ये इतना कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमें त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC, यानी कि ये त्रिभुज ADC और ये त्रिभुज ABC, इन दोनों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें दोनों त्रिभुज दिया गया है उसे ले लेते हैं। त्रिभुज ये है ADC और त्रिभुज ABC। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC में, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब हमें इन दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, यानी कि सर्वांगसम सिद्ध करना है, तो इसके लिए हमें 3 चीजें बराबर दिखानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले देखिए इस वाले त्रिभुज में ये AD
और इस वाले त्रिभुज में ये ए बी बराबर हो जाएगा। तो लिख देते हैं ए डी बराबर ए बी। इसका रीज़न लिखेंगे हम कि ये हमें दिया है, ये आप देख सकते हैं हमें दिया गया है, यानी कि गिवन लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। इसके अलावा दूसरी चीज़ देखिए कि ये हमारा कोण यानी कि ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल डी ए सी, और ये वाला एंगल यानी कि एंगल बी ए सी, ये दोनों हमारे इक्वल होंगे। मैंने आपको बता दिया था ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये जो ए सी है इस कोण ए को समद्विभाजित करता है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसीलिए लिख देंगे कि कोण डी ए सी बराबर कोण बी ए सी होगा। इसका रीज़न लिखेंगे, ये भी हमें दिया है। ठीक है, इसके अलावा तीसरी चीज़ देखिए, ये जो ए सी है इन दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है, यानी कि ए सी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा। इसका रीज़न लिखेंगे उभयनिष्ठ, यानी कि ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ये हमने तीन चीज़ें दिखा दिया। अब देखिए ये साइड, एंगल, साइड, यानी कि एस ए एस नियम इसमें हमारा लग रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे एस ए एस नियम से ट्रायंगल ए डी सी ये सर्वांगसम सिद्ध हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सिद्ध कर दिया। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में ही हमें अथवा में भी दिया गया है, यानी कि और में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को भी करा रहा हूँ। ठीक है, वैसे आपको एग्जाम में इन दोनों में से किसी एक को करना था, लेकिन मैं आपको ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझा रहा हूँ। तो इसमें बोला है कि सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो इसमें हमें समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों को 60 डिग्री का सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, चलिए इसको भी हम करते हैं। ये हमारा और वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले एक यहाँ पर हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो तीनों भुजाएं हैं ये आपस में बराबर है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें इसकी तीनों जो कोण हैं उनको 60 डिग्री का सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर इसकी तीनों जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे कि जो ए बी है ये और ये बी सी ये भी आपस में बराबर होंगे। ए बी और बी सी ये दोनों बराबर हमने दिखा दिया। अब हमें जैसे कि पता है त्रिभुज में अगर कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं, देखिए ए बी और बी सी ये हमने यहाँ पर बराबर लिखा है, तो इसीलिए इन दोनों भुजाओं के जो सामने एंगल बनते हैं, यानी कि दोनों भुजाओं के सम्मुख जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो इस वाली भुजा के सामने ये वाला कोण और इस वाली भुजा के सामने ये वाला कोण ये भी बराबर होंगे, यानी कि कोण सी बराबर होगा कोण ए के। ठीक है, इसी तरह से ये बी सी और ये ए सी ये भी आपस में बराबर हैं, क्योंकि अगर ये तीनों भुजाएं ही आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर ही होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि बी सी बराबर होगा ए सी के। अब अगर ये दोनों भी बराबर हैं तो इनके सम्मुख जो कोण है वो भी बराबर होंगे। तो इसके सामने ये कोण और इसके सामने ये कोण बराबर होंगे आपस में। ठीक है, यानी कि कोण ए बराबर ये वाला कोण बी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमें जैसे कि पता है कि जो एक त्रिभुज होता है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कोण ए जो है इसको तो एज इट इज लिख देंगे प्लस कोण बी की जगह पर हम कोण ए लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों इक्वल हैं तो इसीलिए कोण बी की जगह पर कोण ए लिखेंगे। ठीक है, प्लस कोण सी इक्वल टू कोण ए है, यानी ये दोनों भी इक्वल हैं तो इसीलिए कोण सी की जगह पे भी कोण ए लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये देखिए कितने हो जाएंगे, 3 कोण ए और यहाँ से कोण ए की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 3 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब अगर एंगल ए 60 डिग्री है
तो एंगल ए के बराबर में एंगल बी है, तो इसीलिए एंगल बी जो है ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। और एंगल ए के बराबर में एंगल सी है, तो इसीलिए एंगल सी भी हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो ये समबाहु त्रिभुज है इसके सभी कोणों को 60 डिग्री का प्रूव कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा अथवा वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। तो इसमें क्या बोला है, त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाओं का माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। इस पर 20 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंटिंग का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें पेंटिंग का व्यय ज्ञात करने के लिए बोला है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन अब हम करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं। त्रिभुजाकार बोर्ड कहा गया है, तो मान लीजिए ये हमारा त्रिभुजाकार बोर्ड है। इसकी भुजाओं का माप 5 सेंटीमीटर, 12 और 13 सेंटीमीटर दिया है। तो मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें पेंटिंग का व्यय ज्ञात करना है, यानी कि इस पर अगर पेंटिंग कराना है तो इसका खर्चा कितना होगा वो हमें बताना है। तो कैसे बता सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम हीरोन के फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इसकी तीनों भुजाओं को हम ए, बी और सी मान लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर वाली भुजा को ए मान लेते हैं और 12 सेंटीमीटर वाली भुजा को बी और 13 सेंटीमीटर भुजा को सी। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कि हम एस यानी कि सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप निकालते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो ए का मान 5, बी का मान 12 और सी का मान 13 है। ये आप देख सकते हैं बटे में 2। तो यहाँ से इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 बटे में 2 यानी कि 15। ठीक है, तो ये आ गया सेमी पेरीमीटर। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे। ये होता है हमारा अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ से अब इसमें मान रखेंगे सबका। एस का मान हमारा है 15, ये आप देख सकते हैं। फिर एस यानी कि 15 माइनस ए का मान ये रहा 5। फिर एस यानी कि 15 माइनस बी का मान 12। फिर एस यानी कि 15 माइनस सी का मान 13। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि ये 15 लिखेंगे, 15 में से 5 माइनस करेंगे 10, 15 में से 12 माइनस करेंगे 3 और 15 में से 13 माइनस करेंगे 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए इस 15 को क्या कर सकते हैं हम, तो इस 15 को हम 5 गुणा 3 लिख सकते हैं, 5 दिया 15 हो गया। इस 10 को हम 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, 5 दूना 10, ये 3 गुणा में 2 हो गया। तो 5 का देखिए जोड़ा बन गया, इसीलिए इसको रूट से बाहर एक बार लिखेंगे। 3 का भी जोड़ा बन गया, इसे भी एक बार। 2 का भी जोड़ा बन गया, इसे भी एक बार। तो ये हो जाएगा 5 दिया 15, 15 दूना ये हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा जो ये बोर्ड है इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा है पेंटिंग का व्यय। तो व्यय निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो हमें ये दर दिया गया है 20 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका हम गुणा कर देंगे जो क्षेत्रफल आया है इसमें, यानी कि 20 का इस क्षेत्रफल में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 600 रुपए। ठीक है, यानी कि यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे बोला है एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 34 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 42 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा के संगत लंब का माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, इसकी भुजाएं हमें दी गई हैं 34, 20 और 42। तो मान लेते हैं ये 34 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है और ये 42 सेंटीमीटर।
हमसे बोला है कि सबसे बड़ी भुजा के संगत लंब का माप ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी वाली भुजा ये है, तो इसके संगत लंब हमारा ये हो जाएगा। तो इस लंब का माप हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? मान लेते हैं ये जो लंब है यानी इसकी ऊंचाई जो है इसको हम h मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के फॉर्मूले से। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला हमारा ये होता है। अब a का मान, a हम इसको ले लेते हैं 34, b इसको ले लेते हैं 20 और c इसे ले लेते हैं 42 बटे में 2। तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 96 बटे में क्या है 2। तो 2 से 96 को भाग करेंगे 48 आएगा यानी कि 48। अब निकालेंगे हम क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम अंडर रूट s ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो s का मान हमारा 48 आया है। s यानी कि 48 माइनस a का मान 34, s यानी 48 माइनस b 20, फिर s यानी कि 48 माइनस c 42। अब इसको आगे करते हैं तो ये हो जाएगा 48 माइनस 34 ये हमारा 14 आएगा। 48 माइनस 20 तो ये हो जाएगा 28। 48 माइनस 42 6। अब ये 48 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 इंटू 4 इंटू 2। 6 4 जा 24 इंटू 2 यानी कि 48। 14 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 2 और 28 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू, या फिर इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 28 को 7 इंटू 4। 7 4 जा 28 हो गया और 6 को हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, ये मैं इस तरह से इसलिए लिख रहा हूं ताकि इसके हम पेयर बना सकें और पेयर बना के इनको हम रूट से बाहर लिख सकें। तो देखिए 6 का पेयर बन गया इसीलिए इसको रूट से बाहर एक बार लिखेंगे। ये देखिए 4 का भी पेयर बन गया, इसे भी लिख देंगे एक बार। 2 का भी बन गया, इसे भी लिखेंगे। और ये 7 का भी पेयर बन गया तो इसे भी एक बार लिख देंगे। अब इनका करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 24 दूना 48, 48 का 7 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 48 का 7 में गुणा करने पर 7 चौक 28 और 5 33, ये आ रहा है 336। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमसे पूछा है ये जो लंब है यानी कि इसकी ऊंचाई हमें बताना है। तो देखिए ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। कौन सा तरीका है वो हमारा, तो वो हमारा है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब क्षेत्रफल हमने इसका पहले ही निकाल लिया, ये रहा, तो इसकी जगह पे लिख देंगे इंटू में यहाँ पर इक्वल में 1/2 इंटू बेस। बेस देखिए ये रहा 42 और हाइट h है तो बेस की जगह पे 42 इंटू हाइट की जगह पे h। ये हमारा 2 से कट जाएगा 21 बार में। अब ये 336, ये 21 इधर आके भाग में हो जाएगा, इधर h बचेगा तो 21 एकम 21। अब यहाँ पर ये हमारा 21 एकम 21 कट गया, 12 बचा, ये हो जाएगा 126। तो 21 6 126 हो गया यानी कि 16 सेंटीमीटर ये हमारा h का मान आ गया। ठीक है, यानी कि जो हाइट है वो हमारा, इसकी हाइट जो है वो 16 सेंटीमीटर है यानी कि यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में ही हमें अथवा में भी दिया गया है तो इसे भी हम कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमसे भूखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, ये हमारा और वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो हमें जो त्रिभुजाकार भूखंड है उसकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तो जब भी हमें किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात देता है तो इनके साथ हम x लगाकर भुजा मान लेते हैं।
तो 3 के साथ x लगा देंगे तो 3x हो जाएगा, यानी ये हमने भुजा मान लिया त्रिभुज की। दूसरा है 5, तो इसके साथ भी x लगा देंगे। तीसरा है 7x। ठीक है, अब हमें त्रिभुज का परिमाप 300 मीटर दिया है, यानी कि इसका मतलब है कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 300 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारी तीनों भुजाएं हैं, इनको जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 300 मीटर। अब 3x और 5x 8x और 7x 15x बराबर में 300, तो x का मान हमारा आ जाएगा 20। 15 इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 15 से 300 को डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब हम भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो पहला हमने माना है 3x, तो ये 3 इंटू एक्स यानी कि 20, तो 20 या 60 सेंटीमीटर आ गया पहली भुजा। दूसरा हमने 5x माना है, तो 5 इंटू 20 यानी कि 100 सेंटीमीटर दूसरी भुजा। तीसरा हमने 7x माना है, यानी कि 7 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने भुजा पता कर लिया। अब हम अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले s का मान निकालेंगे, यानी कि सेमी पेरीमीटर। तो इसका फॉर्मूला ये होता है हमारा। अब देखिए a का मान, a इसको मान लेते हैं 60, b इसे 100 और c इसे यानी 140 बटे में 2। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 300 आएगा बटे 2 यानी कि 150। ठीक है, तो ये हमने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला है हमारा √s, ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। अब इसमें मान रखेंगे, s का मान है 150, s यानी कि 150 माइनस a यानी 60, s माइनस बी यानी कि 150 माइनस b यानी कि 100, फिर s माइनस सी यानी 150 माइनस c यानी 140। अब देखिए आगे, ये हमारा 150 में से 60 माइनस करेंगे 90 आएगा, ये माइनस करेंगे 50 आएगा और ये माइनस करेंगे तो 10 आएगा। अब देखिए इसको आगे जब करेंगे, 150 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 150 को हम 50 गुणा 3 लिख सकते हैं, 50 दिया 150 हो गया। और 90 को क्या लिख सकते हैं, तो 90 को 10 तिया 30 तिया 90 इस तरह से लिख सकते हैं। और इस 50 को हम एज इट इज छोड़ देते हैं और इस 10 को भी। तो देखिए 50 का एक जोड़ा बन गया, इसको एक बार लिखेंगे। 3 का भी बन गया, इसे भी एक बार, और इस 10 का भी बन गया। सिर्फ ये 3 अकेला रह रहा है तो इसको रूट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा हमारा 50 तिया 150, 150 का 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1500√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये आंसर हो जाएगा अथवा वाले क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। इसने बोला है कि पदों और घात के आधार पर बहुपद x² - 1 का प्रकार बताइए। तो इस बहुपद का प्रकार हमें बताना है पद के आधार पर और घात के आधार पर। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी है। देखिए पद के आधार पर ये जो बहुपद है ये हमारा कौन सा है, तो इसमें देखिए 2 पद है, एक ये, तो इसीलिए पद के आधार पर ये हो जाएगा द्विपद यानी कि बायनोमियल। और घात के आधार पर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें अधिकतम घात ये 2 है, तो इसीलिए घात के आधार पर ये द्विघात बहुपद है यानी कि क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, पद के आधार पर द्विपद और घात के आधार पर द्विघात, ये हमारा बहुपद है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 26 से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन सी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।